फर्टिलिटी क्या है, फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी में फर्टिलिटी की क्या भूमिका होती है? फर्टिलिटी मतलब कि कोई कपल है हाँ। तो कंसीव करने की जो कैपेसिटी है उसको फर्टिलिटी बोलते हैं। जैसे देखा जाए तो कोई भी कपल अगर 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करता है और प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। हर महीने फर्टिलिटी के चांसेस 10% होते हैं। मतलब कोई भी कपल अगर 1 महीने में प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है हाँ। तो उनके प्रेगनेंसी अचीव करने के चांसेस 10% रहते हैं। तो जब ये कपल 12 महीने तक ऐसे अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के साथ ट्राई कर रहा है और प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ओह। तो प्रेगनेंसी अचीव करने की जो क्षमता है फीमेल पार्टनर की और मेल पार्टनर की, कि उनके बॉडी में जो सारी सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो सही है कि नहीं है, उसको हम फर्टिलिटी बोलते हैं। ओह, तो हर लेडी की फर्टिलिटी की जो कैपेसिटी होती है वो अलग होती है, और फर्टिलिटी को हमेशा महिलाओं से ही क्यों जोड़ा जाता है मैम? हर फीमेल की फर्टिलिटी की कैपेसिटी इसलिए अलग होती है क्योंकि फर्टिलिटी काफ़ी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि देखा जाए तो एज, जितनी एज कम होती है बिलो 30 फर्टिलिटी ज़्यादा रहती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है 30, 35, 40 फर्टिलिटी डाउन होती है। फिर आता है बीएमआई, जिसका वेट ज़्यादा होता है उनका फर्टिलिटी कंपैरेटिवली कम रहता है। जितने फिट होते हैं बीएमआई जितना नॉर्मल है जी। उतनी फर्टिलिटी ज़्यादा रहती है। फिर आता है लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, एवरीडे का जो रूटीन स्केड्यूल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा स्लीप डिस्टर्बेंस। तो जिनकी लाइफस्टाइल काफ़ी हैक्टिक और स्ट्रेसफुल है हाँ। तो ऑब्वियस है कि फर्टिलिटी विल बी लेस। फिर काफ़ी और चीज़ें भी है जैसे कि मेडिकल कंडीशंस, कि अपनी नॉर्मल बॉडी के साथ कोई अलग कोई एसोसिएटेड डिजीज़ है जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड और कोई डिजीज़ है, या उनको रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस है, या कोई किसी को फाइब्रॉइड है। तो ये सब चीज़ों के साथ फर्टिलिटी का हर किसी का अपना लेवल अलग रहता है। तो कोई भी इनफर्टिलिटी कपल है वो सारे कपल को हम एक ही उसमें नहीं रखते हैं। सबका अलग प्रोफाइल होता है और सबके लिए अलग ट्रीटमेंट होती है और सबका फर्टिलिटी जर्नी अलग रहता है। ओके, पीसीओएस और पीसीओडी अगर किसी को है तो ये जो कंडीशंस होती है उसमें प्रेगनेंसी में क्या दिक्कतें आती है मैम? पीसीओएस या पीसीओडी जो भी हम बोल रहे हैं जी। वो एक कंडीशन है, जी। और बहुत हैरानी की बात है कि वो अभी इतना इंक्रीजिंग ट्रेंड में है कि हर 10 में से 3 लड़कियों को पीसीओ होता है। तो पीसीओएस क्या है वो समझते हैं पहले, कि पीसीओएस मतलब कि कोई लेडी है जिसको ओव्यूलेशन रेगुलर नहीं हो रहा है, मेंसेस महीने 2 महीने 3 महीने तक नहीं आते हैं, साथ में थोड़ा मेल हार्मोन डोमिनेट करता है बॉडी में। तो वो कैसे पता चलता है, जैसे कि उसको हेयर ग्रोथ होना यहाँ पे चिन पे, चेस्ट पे, फिर मेल की तरह फ्रंटल जो एरिया होता है हेयर का वहाँ पे हेयर लॉस होना, सेंट्रल ओबिसिटी मतलब कि जो पेट का हिस्सा होता है वो ज़्यादा होना, मेंसेस इरेगुलर होना। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं और सोनोग्राफी करवाते हैं तो उसमें जो ओवरीज का जो पैटर्न होता है वो पॉलीसिस्टिक मतलब कि उसका जो पैटर्न है वो नेकलेस पैटर्न होना। तो ये सब होता है, उसको पीसीओएस स्टैम्प करते हैं। अब जब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, काफ़ी यंग गर्ल्स आती है इरेगुलर साइकिल्स के साथ में भी 18 ईयर्स 20 ईयर्स, तो हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि उसके साथ आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या ध्यान रखना है। तो पीसीओएस होता क्यों है, वो काफ़ी जेनेटिक्स के साथ भी रिलेटेड है और वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जितना सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, जी। जितना हमारा जंक फूड का एब्जॉर्प्शन है और जितना हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ है, पीसीओएस बढ़ता है। तो अगर इन चीज़ों को मैनेज किया जाए तो पीसीओएस को मैनेज कर सकते हैं। जिस पेशेंट्स को पीसीओएस होता है उनका ओव्यूलेशन रेगुलर नहीं होता है, तो इसकी वजह से जब वो लड़की की शादी होती है, प्रेगनेंसी के लिए जब वो प्रयत्न करते हैं हाँ जी। तो उसमें प्रेगनेंसी अचीव करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है।
क्योंकि ओव्यूलेशन इरेग्युलर है या फिर कभी 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 ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, बॉडी के हॉर्मोन्स जो है वो प्रेगनेंसी के लिए फेवरेबल नहीं होते हैं, तो प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए उनको इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट की कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे पेशेंट्स को प्रेगनेंसी के दरमियान भी अबॉर्शंस के चांसेस या डायबिटीज़ होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू नॉर्मल पेशेंट्स। लॉन्ग रन में देखा जाए तो जिसको पीसीओएस है उसको अर्ली एज में डायबिटीज़, डिप्रेशन या मूड स्विंग्स, ओबेसिटी, ये सब डेवलप होने के चांसेस एंड हार्ट डिजीज़, ये सब डेवलप होने के चांसेस दूसरों की कंपैरिजन में ज़्यादा रहते हैं। तो अगर ये पीसीओएस डायग्नोस होता है तो उसको लाइफस्टाइल चेंज के साथ रेगुलर एक्सरसाइज करे, हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करे, रेगुलर डाइट फॉलो करे, जंक फूड अवॉइड करे और अपना बॉडी वेट बीएमआई जो है वो नॉर्मल रेंज में मेंटेन करे, तो पीसीओएस को मैनेज किया जा सकता है। उसके लिए मेडिसिन भी काफ़ी अवेलेबल है, लेकिन वो तब यूज़ होती है जब हमको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करनी है। नहीं तो उसको लाइफस्टाइल के साथ ही मैनेज किया जाता है। ओके, तो पीसीओएस या पीसीओडी से वेट गेन होने के भी चांसेस होते हैं मैम? वो एक विशियस साइकिल है। पीसीओएस की वजह से वेट गेन होता है और वेट गेन की वजह से पीसीओएस और बढ़ता है, क्योंकि जैसे वेट गेन होता है हार्मोन्स और इम्बैलेंस होते हैं और वो पीसीओएस को बढ़ाते हैं। तो ये साइकिल ब्रेक करने के लिए हम हमेशा पेशेंट को इंसिस्ट करते हैं कि पहले वेट लॉस पे फोकस कीजिए। पीसीओएस पेशेंट में वेट लॉस भी काफ़ी मुश्किल रहता है, इसीलिए ऐसे पेशेंट्स को हम न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा, जो डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट है उनके गाइडेंस में वेट लॉस करवाते हैं और कुछ मेडिसिन भी उनको हम देते हैं जो वेट लॉस में हेल्प करें। तो ये कहीं वेट लॉस जो है वो पीसीओएस का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का, और उसकी वजह से आगे जो हमने बात की कि डायबिटीज़ होना, हाँ जी। ब्लड प्रेशर आना या हार्ट डिजीज़ होना, इवन डिप्रेशन भी आता है क्योंकि हार्मोन्स भी थोड़े अप एंड डाउन रहते हैं और बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, तो ये सब चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ओके, ये तो हमने फीमेल्स की बात की मैम। आते हैं मेल पर। क्या मेल की जो फर्टिलिटी है वो भी प्रेगनेंसी में इम्पॉर्टेंट होती है? डेफिनेटली, क्योंकि प्रेगनेंसी रहती है, फीमेल का oocyte और मेल का स्पर्म पोर्शन जब मिलता है जी। तब जाके प्रेगनेंसी बनती है, उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। वो एम्ब्रियो जब यूट्रस में आके इम्प्लांट होता है, उसको प्रॉपर इम्प्लांटेशन मिलता है, तब जाके वो प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होता है। तो मेल पार्टनर जो है उनका स्पर्म काउंट नॉर्मल होना, हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो अभी एक चिंता का विषय है कि मेल पार्ट में भी पहले की कंपैरिजन में, कि पहले जब हम इनफर्टिलिटी कपल देखते थे तो 100 में से 80 पेशेंट में फीमेल फैक्टर होता था, 20 में मेल होता था। हाँ जी। अब वो इक्वल हो चुका है, 50% पेशेंट्स में फीमेल फैक्टर होता है, 50% पेशेंट्स में मेल फैक्टर होता है। तो जो मेल पार्टनर है उनके भी स्पर्म काउंट, उनका भी परफॉर्मेंस, उनका जो सेक्स रिलेटेड जो इजेक्यूलेशन या इरेक्शन डिसऑर्डर्स है, वो सब भी अभी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। और उसका एक रीज़न हम बता सकते हैं कि जो लाइफस्टाइल स्ट्रेस है या जो हमारा रूटीन लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हो सकता है। तो डेफिनेटली मेल पार्टनर को भी हम साथ में ही इवेल्युएट करते हैं जब भी कोई इनफर्टिलिटी कपल को ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन अगर एक अप्रोप्रिएट एज की बात करें तो हेल्दी कंसीव करने के लिए मैम कब तक क्या है वो अप्रोप्रिएट एज? साइंटिफिक देखा जाए तो एज 20 to 30 जो एज है फीमेल की, जी। वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल एज माना जाता है, क्योंकि उसमें फीमेल का ओवेरियन रिजर्व सबसे अच्छा होता है और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है वो बेस्ट होती है। तो 20 से 30 के बीच में फर्टिलिटी मैक्सिमम होती है, प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ऑब्वियसली सही उम्र 20 से 30 के बीच में है। लेकिन अगर हम देखें तो अगर फीमेल मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियली तैयार नहीं है तो वो राइट एज नहीं है। तो राइट एज कौन सी है? जब फीमेल अपनी प्रेगनेंसी के लिए मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली तैयार है। इसके साथ साथ ये भी होता है कि फीमेल की एज जो होती है वो चलती जाती है, हमारी जो बायोलॉजिकल एज है वो तो चलती ही जाती है। हाँ। तो जब कैरियर ओरिएंटेड रहते हैं या कुछ अचीव करना है और फिर प्रेगनेंसी का सोचते हैं तो वो बायोलॉजिकल एज थोड़ी आगे निकल जाती है।
ऐसे केसेस में अभी लेटेस्ट साइंस में हम एग फ्रीजिंग का भी ऑप्शन देते हैं। यस। वो अभी की जनरेशन के लिए एक ब्लेसिंग्स है कि दे कैन फ्रीज देयर फर्टिलिटी। अगर कुछ और प्लान्स है लाइफ में, हाँ। कुछ और अचीव करना है, हाँ। और आपको प्रेगनेंसी डिले करना है, हाँ। तो आप अपनी फर्टिलिटी को भी प्रिजर्व कर सकते हो। ओके। लेकिन 20 to 30 इज आइडियल एज फॉर फर्टिलिटी। आपने एग फ्रीजिंग की बात की, तो जैसे जो कपल्स हैं वो अगर बाद में प्लान करना चाहते हैं अपनी फैमिली, तो एग फ्रीजिंग और स्पर्म बैंकिंग जो कराते हैं वो क्या प्रोसेस रहता है मैम, और ये इज़ इट सेफ? एग फ्रीजिंग या स्पर्म फ्रीजिंग एकदम सेफ है। ओके। जो क्लिनिक्स एआरटी लॉ, इंडियन एआरटी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड क्लिनिक्स है, वहाँ पे आप अपना एग फ्रीजिंग करवा सकते हो, स्पर्म फ्रीजिंग भी करवा सकते हो। इसके लिए मेथड ये रहता है कि जो फीमेल है उसका प्रॉपर पहले फुल इवेल्युएशन होता है कि उनका जो फिज़िकल फिटनेस है वो सब चेक होता है, सारे ब्लड टेस्ट चेक होते हैं, और उसके बाद उनके ओवरीज जो होते हैं उसको स्टिमुलेट किया जाता है, और वो ओवरीज में से जो एग्स हमको मिल रहे हैं उसको हम फ्रीज़ करते हैं, और वो फ्रीजिंग किया हुआ एग्स जो है हम उसको काफ़ी साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं। सेम वे स्पर्म भी जो होता है उसमें जो मेल है उनको एक स्पर्म सैंपल, सीमेन सैंपल देना रहता है, और उसको हम सालों तक फ्रीज कर सकते हैं। तो ये एक एब्सोल्युटली सेफ प्रोसेस है, जो इवन जो कपल होते हैं कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से प्रेगनेंसी पोस्टपोन करना चाहते हैं, जैसे कि किसी की कोई ट्रीटमेंट चल रही है, फॉर एग्जांपल कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, जी। और अभी वो प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते, लेकिन जो कैंसर है वो क्योरेबल है, तो तब तक का जो समय हमारा निकला जा रहा है ट्रीटमेंट के साथ, और बाद में जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं जिसमें फर्टिलिटी डाउन हो जाती है, जी। तो ऐसे पेशेंट्स में भी हम एग फ्रीजिंग एंड स्पर्म फ्रीजिंग का ऑप्शन देते हैं कि जब कैंसर की ट्रीटमेंट शुरू हो उसके पहले फर्टिलिटी फ्रीज करवा दें। ओके। और उससे जो बेबी आता है दुनिया में वो हेल्दी होता है? देखो, प्रैक्टिकली हमने कुछ नया नहीं किया है। जो बॉडी में हो रहा है, एग रिलीज होता है, उसको स्पर्म मिलता है, हाँ। और एम्ब्रियो बनता है। जी। तो वही चीज़ हम लैब में कर रहे हैं। लैब में एक आर्टिफिशियल यूट्रस की जैसी कल्चर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें एम्ब्रियो ग्रो होता है, या ओसाइट या स्पर्म जो है उसको वहाँ पे स्टोर किया जाता है, और जब एम्ब्रियो रेडी होता है तो उसको फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो वैसे देखा जाए तो हमने बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसको बाईपास किया है, हमने उसको आउटसाइड ऑफ बॉडी लैब में किया है। ओके। तो उसके साथ कोई हमने अलग कोई मेथड या कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, तो एब्सोल्युटली सेफ है। बच्चा वो कपल के जैसा ही आता है, कोई अलग नहीं होता है, ना इंटेलिजेंस लेवल कुछ अलग होता है। जो जेनेटिक्स अपने पेरेंट्स से बच्चे को मिल रहे हैं जी। वो ही रहने वाले हैं। ओके। हमने 30 के बाद की बात की फर्टिलिटी के लिए। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई फीमेल बहुत अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही है, बहुत फिट है, मेंटली भी स्टेबल है, बहुत अच्छे कंडीशन में, बट अगर 40 के बाद कुछ ऐसे केसेस हुए मैम कि आफ्टर 40 प्रेगनेंसी पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो कौन सी मेडिकल हेल्प की उन्हें ज़रूरत होती है? डेफिनेटली हम जो फर्टिलिटी फील्ड में काम कर रहे हैं, 40 के बाद प्रेगनेंसी पॉसिबल है, लेकिन नेचुरल वे से अगर कोई कपल नेचुरली ट्राई कर रहा है तो कंसीव होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि फीमेल का जो ओवेरियन रिजर्व है उसका जो फर्टिलिटी है वो 40 के बाद बहुत फॉल हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए हम आईवीएफ का उपयोग करते हैं, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, जिसमें फीमेल्स के ही एग्स और उनके हस्बैंड के ही स्पर्म को हम आउटसाइड बॉडी, मतलब कि आईवीएफ लैब के अंदर एम्ब्रियो में कन्वर्ट करते हैं, और वो एम्ब्रियो उनके बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। तो 40 के बाद प्रेगनेंसी शक्य है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स को प्रेगनेंसी दरमियान भी एक एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत रहती है, क्योंकि एज के साथ डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या और कोई मेडिकल कंडीशन भी प्रेगनेंसी के दरमियान आने के फुल चांसेस रहते हैं। तो ऐसी प्रेगनेंसी को हम नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ये प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोला जाता है, जिसमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कि गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजिशियन, काउंसलर, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, ये सबको एक साथ होके ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करना रहता है, और डेफिनेटली वी कैन अचीव हेल्दी प्रेगनेंसी, और एंड रिजल्ट भी उसका
जैसे कि डिलीवरी ऑफ बेबी इज़ ऑल्सो हेल्दी। आपने मैम आईवीएफ की बात की, तो हम इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे कि आईवीएफ उस कंडीशन में होता है जब नेचुरली एक कपल कंसीव कर नहीं कर पा रहे होते हैं किसी भी कारणवश। तो इसका जो प्रोसेस रहता है वो कितने समय का रहता है और सक्सेस रेट कितनी होती है मैम? आईवीएफ मतलब कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, जी। वो प्रोसेस देखा जाए तो 2 से 3 महीने का रहता है, क्योंकि जब कपल कोई फर्टिलिटी एक्सपर्ट को कंसल्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो दोनों हस्बैंड वाइफ का प्रॉपर इवेल्युएशन होता है। जैसे कि उनका ब्लड टेस्ट है, सीमेंट टेस्ट है, सोनोग्राफी है, उनका जो यूट्रस का एग्जामिनेशन जिसको हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो एक प्राइमरी बैकग्राउंड तैयार होता है उनके केस का, कि सब कुछ चीज़ें जो है उसका करेक्शंस करके और उसको नॉर्मल रेंज में लाके फिर आगे की प्रोसेस होती है। जी। जो टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोसेस है उसमें फीमेल को जनरली कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि अच्छे से एग्स प्रोड्यूस हो। वो एग्स को हम 10 या 12 दिन के इंजेक्शंस के बाद बॉडी के बाहर रिट्राइव करते हैं। और जो टेस्ट ट्यूब बेबी लैब जो होती है उसमें उसको उनके स्पर्म, हस्बैंड के स्पर्म के साथ उसका एम्ब्रियो फॉर्म होता है। ये एम्ब्रियो को लैब में 5 दिन तक ग्रो किया जाता है और उसके बाद वो एम्ब्रियो उनके बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो एवरेज ये प्रोसेस कोई भी कपल के अंदर 2 से 3 महीना लंबी चलती है। एक बार जब आईवीएफ प्रोसेस करते हैं तो सक्सेस रेट एवरेज 60 to 70% हो सकता है। ओके। और काफ़ी मेथड है अभी लेटेस्ट साइंस में कि जो ये जो सक्सेस रेट है उसको अच्छे से 80-90% तक भी बढ़ा सकता है। तो कुछ केसेस होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड केस है, आगे फेल्योर के केस है, या कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर वाले केसेस है, तो उसमें हम एम्ब्रियो का भी आगे जेनेटिक टेस्टिंग करके, जिसको पीजीटीए बोलते हैं, जी। जेनेटिक टेस्टिंग करके फिर वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो कंपेयर टू प्रीवियस एरा अभी टेस्ट ट्यूब बेबी के सक्सेस रेट काफ़ी अच्छे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टिज्म, इंजेक्शंस अवेलेबिलिटी एंड फंक्शंस और नॉलेज इम्प्रूवमेंट। ओके। काउंसलिंग पार्ट भी होता है मैम इसमें? काउंसलिंग बहुत अहम हिस्सा है आईवीएफ या कोई भी इनफर्टिलिटी कपल को जब हम ट्रीट कर रहे हैं जी। तो ये जो काउंसलिंग होता है वो हम कोई भी हॉस्पिटल में एक काउंसलर होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं और गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेजॉरिटी फीमेल्स जो होती है इनफर्टिलिटी की वजह से, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, एनवायरनमेंट है, वो फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जी। तो फीमेल्स के अंदर वो उसकी वजह से कहीं डिप्रेशन के एलिमेंट्स भी होते हैं, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, लेक ऑफ ट्रस्ट, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन देमसेल्स, खुद पे विश्वास कम होना। और ये जो प्रोसेस है वो भी लंबी है, ट्रीटमेंट की प्रोसेस लंबी है, इंजेक्शंस रहते हैं, कहीं कहीं सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। तो काउंसलिंग जो होता है वो पूरे फैमिली को दिया जाता है कि पेशेंट, हस्बैंड और फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि आईवीएफ को लेके काफ़ी मिथ्स है सोसाइटी में, तो ये सारे मिथ्स को भी दूर करना है, कुछ फैक्ट्स होती है वो शेयर करनी है, और साथ में उनको प्रेगनेंसी की जर्नी भी स्मूथ निकले उसके लिए तैयार करना है। तो ये सब चीज़ों को लेके हम पूरे फैमिली को काउंसलिंग देते हैं, फीमेल को अलग से भी काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं और पार्टनर के साथ भी काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके। आईवीएफ के प्रोसेस के दौरान एक फीमेल की बॉडी में किस तरीके के चेंजेस आते हैं मैम? वैसे देखा जाए तो जो इंजेक्शंस वगैरह होते हैं वो हार्मोन्स रहते हैं, तो ये सब सेफ़ हार्मोन्स है, सेफ़ मेडिसिन्स है। लेकिन कुछ कुछ पेशेंट्स में हार्मोन्स की वजह से थोड़ा बहुत ब्लोटिंग फील होना, बॉडी हैवी फील होना, वाटर रिटेंशन की वजह से मूड स्विंग्स होना, मेंस्ट्रुअल पैटर्न थोड़ी चेंज होना, ये सब चेंजेस फील होते हैं, ब्रेस्ट हैवीनेस होना। और उसके अलावा जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि थकान लगना, काम नहीं ज़्यादा कर पाना, ओवरऑल जो बोलते हैं कि मूड स्विंग्स होना बिकॉज ऑफ इंजेक्शंस। तो ये सब शारीरिक इफ़ेक्ट्स रहती है। अदरवाइज़ देखा जाए तो आईवीएफ के इंजेक्शंस या मेडिसिन्स जो भी है वो बॉडी फ्रेंडली है और उनकी कोई ऐसी मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आईवीएफ अगर एक बार मैम फेल हो गया है तो आईवीएफ के अटेम्प्ट्स कितनी बार कर सकते हैं? देखो, आईवीएफ के अटेम्प्ट्स हम जितनी बार करना है कर सकते हैं, 6 बार भी कर सकते हैं।
लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिसमें हम कुछ कुछ साइकिल के बाद कुछ डिसीजंस चेंज करते हैं। जैसे कि अगर कोई कपल है, आईवीएफ किया है, फेल हुआ है, तो दूसरी साइकिल या तीसरी साइकिल में कुछ एडवांस टेस्ट और एडवांस ट्रीटमेंट ऐड की जाती है। जैसे कि पीजीटीए टेस्ट है, एरा टेस्ट है, फिर कुछ जेनेटिक टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है फीमेल के, कुछ इम्यूनोथेरापी दी जाती है। तो ये सारी ट्रीटमेंट ऐड की जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 99% फीमेल्स जो होती है वो 3 साइकिल तक कंसीव कर जाती है। जो रिमेनिंग कपल्स है उनके लिए या तो कंसिक्वेंट साइकिल्स चलती है 4th, 5th, 6th, या फिर उनके लिए सरोगेसी ऑप्शन भी ओपन रहता है। ओके, सरोगेसी ऑप्शन ओपन रहता है। Yes. अगर एक कपल के बीच अगर फीमेल की एग काउंट कम है, तब मैम ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, और सेम अगर मेल की स्पर्म काउंट कम है तो फिर उस केसेस में क्या होता है मैम, आप बताइए। पहले फीमेल की बात करें तो जी। फीमेल का एग काउंट एज के साथ कम होता है। हाँ। सरप्राइजिंगली अभी रिसेंट प्रैक्टिस में हम ये भी देखते हैं कि यंग फीमेल्स में भी एग काउंट कम रहते हैं। ओ, कुछ कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके बॉडी में ऐसे चेंजेस भी होते हैं कि जिनकी वजह से काफ़ी यंग एज में 30-35 की एज में भी उनके एग काउंट कम हो जाते हैं। और एज के साथ वो 40 के साथ तो मेजॉरिटी पेशेंट्स में कम होते ही है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस रहते हैं ट्रीटमेंट के। तो एक ट्रीटमेंट रहता है कि मेडिकल मैनेजमेंट की, लाइफस्टाइल चेंज, अगर उनका वजन ज़्यादा है या कोई और एसोसिएटेड कंडीशंस है तो लाइफस्टाइल चेंज और जो डाइट, एक्सरसाइज, ये सब पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं ताकि उनकी फर्टिलिटी इम्प्रूव हो। अगर उसके बाद भी वो कंसीव नहीं हो पाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन रहता है टेस्ट ट्यूब बेबी का, आईवीएफ का। अगर उसमें भी उनके एग्स बहुत कम है हाँ। तो हम लीगली डोनर एग भी ले सकते हैं, और वो डोनर एग हम एआरटी जो बैंक होती है वहाँ से डोनर एग्स ले सकते हैं। तो ये बात हुई। और इससे अभी लेटेस्ट जो साइंस है उसमें एक स्टेम सेल थेरापी है कि जब एग रिजर्व कम है तो हम स्टेम सेल थेरापी भी दे सकते हैं फीमेल को ओवेरियन रिजर्व बढ़ाने के लिए। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन है, ओके। ना उसको लीगली भी एक्सेप्ट किया है, ना वो प्रूवन है। और दूसरी चीज़ है, मेल के बारे में अगर हम बात करें, अगर काउंट कम है तो सबसे पहले उनका पूरा हिस्ट्री लिया जाता है कि कुछ उनको कुछ ऐसी ट्रोमा हुआ था बचपन में वो जगह पे, या कुछ सर्जरी हुई थी, कोई इन्फेक्शन था। तो पहले तो रीज़न फाइंड आउट करना है जी। कि स्पर्म काउंट क्यों लो है। कोई जेनेटिक रीज़न है, कोई हैबिट्स की वजह से है जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स है, या फिर कोई लाइफस्टाइल की वजह से है जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता हो, ओबेसिटी हो, और बहुत ज़्यादा हीट एक्सपोजर हो। तो ये सब चीज़ों में स्पर्म काउंट कम होते हैं, और कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी स्पर्म काउंट लो होते हैं। तो सबसे पहले उसका रीज़न फाइंड आउट होता है। उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट और यूरोसर्जन का कंबाइंड अप्रोच रहता है कि उनके स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए ट्रीटमेंट दी जाए। अगर ट्रीटमेंट के बाद भी, मेडिसिन के बाद, या ये सब चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंज, वेट लॉस, ये सब करने के बाद भी अगर स्पर्म काउंट इंक्रीज नहीं हो रहे तो हमारे पास ऑप्शन रहता है टेस्ट ट्यूब बेबी का। क्योंकि कितना भी लो स्पर्म काउंट हो, हम उनके वो पेशेंट्स के अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा उनके ही स्पर्म से प्रेगनेंसी दे सकते हैं। और दूसरा आता है टेस्टिकुलर बायोप्सी, मतलब कि अगर स्पर्म काउंट 0 है तो हम डायरेक्ट टेस्टिस से भी स्पर्म रिट्राइव करके उनके ही स्पर्म से उनको प्रेगनेंसी दे सकते हैं। और अगर फिर भी स्पर्म काउंट 0 रहता है तो ऐसे पेशेंट्स में हम स्पर्म बैंक से, एआरटी बैंक से डोनर स्पर्म मंगवा के भी प्रेगनेंसी दे सकते हैं। ओके। आज की जनरेशन में मैम, यंग जनरेशन या यंग कपल्स की बात करें, ज़्यादातर आपको क्या लगता है, जो आपका एक्सपीरियंस है मैम, कि मेजर इशू प्रेगनेंसी में किस चीज़ को लेकर आ रहा है? फर्टिलिटी क्यों नहीं हो पा रही है? मेजर रीज़न देखा जाए तो दो रीज़न है। हम उसको अगर डिवाइड करें तो एक रहता है अर्बन एरिया और एक रहता है रूरल एरिया। रूरल एरिया में इनफर्टिलिटी का रीज़न मेनली होता है इन्फेक्शंस, ट्यूबरक्लोसिस है, पेल्विक इन्फेक्शंस है। तो ये सब और हैबिट्स जैसे कि टोबैको है, स्मोकिंग है, उसकी वजह से मेल और फीमेल दोनों के अंदर फर्टिलिटी अफेक्ट होती है। सिटी लाइफ की
अर्बन एरिया की बात करें तो फर्टिलिटी कम होने के रीज़न में सबसे टॉप पर आएगा लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस। जो लाइफस्टाइल है जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल्स है, लेक ऑफ एक्सरसाइज है, बहुत एरेटेड बेवरेजेस या बहुत ज़्यादा जंक फूड का कंजप्शन हो रहा है, ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, ये सब का कंजप्शन रहता है। ओबेसिटी इज़ मेजर फैक्टर फॉर इनफर्टिलिटी और हीट एक्सपोजर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड्स, ये सब भी फर्टिलिटी को डाउन करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो अभी के लिए ये एक अलार्मिंग है कि ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेल और फीमेल दोनों के अंदर फर्टिलिटी डाउन होती है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिले ऑफ प्रेगनेंसी। क्राइटेरिया प्रेगनेंसी रखने का एज क्राइटेरिया चेंज हो गया है, तो वो भी एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक चलती रहती है और हमारे कुछ गोल्स अलग रहते हैं। तो उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी डिले होती है और फर्टिलिटी डाउन होती है। हमारी जैसे बात हुई, आपने बताया कि अगर स्पर्म बैंक से भी ले लिए जाते हैं और अगर फीमेल का एग काउंट कम है, तो हमारे समाज में अभी आपके पास भी कुछ कपल्स आ रहे हैं, क्या लोग इतने ओपन अप हो रहे हैं कि बाहर से भी वो चीज़ पॉसिबल हो रही है मैम? क्या सिचुएशन चल रही है? देखो, स्पर्म या फीमेल का oocyte डोनर से एक्सेप्ट करना, जी। इट्स ऑलवेज कॉन्फिडेंशियल। ओके। तो हमेशा अगर कोई भी कपल इस ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है तो वी मेक श्योर कि इट इज़ कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल। नंबर 1, लीगली कम्प्लीटली अलाउड है तो वो कर सकते हैं। और ऐसे बैंक्स है जिसमें काफ़ी चीज़ें मैच की जाती है, जैसे कि ब्लड ग्रुप है, उनका जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन, स्किन कॉम्प्लेक्शन, उनका जो एक्सटर्नल फीचर्स है, वो सबको मैच करके बैंक से मंगवाए जाते हैं। तो प्रैक्टिस में लोग एक्सेप्ट करते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल होता है कि अगर हम डोनर से ले रहे हैं तो। अब मैम, अभी हमारी जब बात हुई तो आपने बताया कि कपल्स की या अपने अर्बन लाइफ और रूरल लाइफ को लेके हमें चीज़ें बताई, जिसमें टबैको और स्मोकिंग की भी बात हुई। तो मैं जानना चाहूँगी कि अगर कोई कपल है जो एक्टिव है, जो स्मोकिंग कर रहे हैं या ड्रिंकिंग कर रहे हैं या एक्सेस कैफीन इनटेक हो रहा है, तो उससे उनकी फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी पर क्या असर पड़ता है? अब मान लीजिए कि एक कपल है जो कि स्मोकिंग कर रहे थे, लेकिन फैमिली प्लानिंग के पहले उन्होंने उसे क्विट कर दी, लेकिन क्या उसका असर उसके बाद भी रहेगा? इस बारे में हमें बताइए। हाँ, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, जो भी हैबिट्स है, कैफीन, निकोटीन, जो भी, वो डेफिनेटली फर्टिलिटी डाउन करती है। उसके साथ एक और चीज़ रहती है कि जो कपल है वो अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं और उससे पहले क्विट किया है, फिर भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज रहती है और उसकी वजह से प्रेगनेंसी के दरमियान उनके जो बेबी है, फीटस है, उनके डेवलपमेंट में हम देखते हैं काफ़ी बार कि कुछ कुछ एबनॉर्मलिटीज़ और उनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भी डिले होता है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर कोई कपल ऑलरेडी कर रहा है और क्विट किया है तो 3 महीने का गैप रख के फिर प्रेगनेंसी प्लान करे और वो 3 महीने में एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल और कुछ विटामिन्स, सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन लेवल अपना इम्प्रूव करके फिर प्रेगनेंसी प्लान करे तो हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है। डॉक्टर्स के पास एक फ़ीमेल को मैम आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगी कि कितने समय में डॉक्टर्स को विज़िट करना चाहिए ताकि उन्हें पता चले आगे फैमिली प्लानिंग के बारे में? क्योंकि लोग कर रहे हैं नो डाउट, बट अभी भी रेशियो फिर भी कम है मैम, आप बेहतर जानते हैं। तो आप यंग गर्ल्स को, साथ ही न्यूली मैरिड जो भी हैं गर्ल्स, उनको क्या कहना चाहेंगी कि कितने समय में उन्हें डॉक्टर्स को विज़िट करना शुरू कर देना चाहिए ताकि उनको अपनी ही बॉडी के बारे में ना नॉलेज हो जाए? वैसे देखा जाए तो जैसे ही मेंस्ट्रुएशन अचीव होता है तब एक बार विजिट करना चाहिए, ताकि नॉट फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन बट फॉर काउंसलिंग, और जो हमने बात की कि हाइजीन है, डाइट एंड न्यूट्रिशन है, तो उसके रिलेटेड हम उनको एजुकेशन दे पाएँ। दूसरा आता है न्यूली मैरिड कपल जब प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं, तो जब भी वो प्लान करते हैं तो उसके एटलीस्ट 2-3 महीने पहले
दे शुड कंसल्ट डॉक्टर कि मेंटली तो वो रेडी है तभी वो प्लान कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली उनका बॉडी रेडी है तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर प्रोफाइल्स है। तो उनका बॉडी ओवरऑल हेल्दी है, सारी सिस्टम जो बॉडी की है वो बराबर है कि नहीं है। कुछ हैबिट्स है जो डिस्कस की जा सकती है कि क्या क्विट करना है। कुछ न्यूट्रिशन लेवल चेक कर सकते हैं ताकि उनको हम कुछ गाइडेंस दे पाएँ, और अल्ट्रासोनोग्राफी जिससे हम उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी चेक कर पाएँ कि यूट्रस जो ओवरीज वो सब सही है कि नहीं है। और स्पेशली हम प्री कंसेप्शनल कुछ विटामिन्स एडवाइस करते हैं जिसको फॉलिक एसिड बोलते हैं। अगर फॉलिक एसिड 3 मंथ्स लिया है प्री कंसेप्शनल तो वो मेजर स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ प्रेगनेंसी के दरमियान प्रिवेंट कर सकता है। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर ये सब प्री कंसेप्शनल चेकअप में कपल को काउंसिल हुआ है तो ही वो फॉलो करने वाले हैं। तो प्री कंसेप्शनल चेकअप इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद एक पड़ाव आता है फीमेल की लाइफ का जो जिसको बोलते हैं पेरीमेनोपॉज। उस दरमियान भी एक डिटेल हेल्थ चेकअप ज़रूरी है जिसमें पैप टेस्ट है, अल्ट्रासोनोग्राफी है, और जो उनका एक बॉडी प्रोफाइल है वो सब चेक करना चाहिए। मेमोग्राफी एडवाइस करते हैं उस टाइम पे ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के लिए, तो वो करना चाहिए। और हर फीमेल को पैप टेस्ट एवरी 3 इयर्स कराना चाहिए सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जब प्रॉब्लम आए तब भी डॉक्टर के पास जाए। ये कुछ स्टेजेस है जिसको सबसे पहला स्टेज है टीनेज, सेकंड स्टेज है प्री प्रेगनेंसी, थर्ड स्टेज है प्रेगनेंसी, और फोर्थ स्टेज है पेरीमेनोपॉज, फिफ्थ स्टेज है मेनोपॉज के बाद का। तो ये सारे स्टेज ऐसे हैं कि हमको एक बेसिक चेकअप डॉक्टर के पास कराना चाहिए। मेनोपॉज की बात की मैम, तो मेनोपॉज के बाद आने के बाद क्या प्रजनन क्षमता या फर्टिलिटी खत्म हो जाती है एक फीमेल की? यस, मेनोपॉज उसको ही बोलते हैं जब ओवरीज फंक्शन करना बंद कर देती है। तो जो खुद की फर्टिलिटी होती है वो ऑलमोस्ट 0 पे होती है। तो मेनोपॉज के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करना नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे क्या मेनोपॉज के बाद प्रेगनेंसी पॉसिबल है, Yes. तो यस, ओह, विथ लेटेस्ट साइंस, विथ टेस्ट ट्यूब बेबी, मेनोपॉज के बाद भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है। लेकिन अपना एआरटी लॉ, इंडियन एआरटी लॉ अलाउ करता है 50 इयर्स ऑफ एज तक। तो ये ध्यान में रखना है कि फीमेल का एज 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मेल का एज 55 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एज से पहले हम उनको टेस्ट ट्यूब बेबी की ट्रीटमेंट के द्वारा प्रेगनेंसी दे सकते हैं। तो उसके बाद चाइल्ड बर्थ में फिर वो नेचुरल तरीके से बर्थ होता है या फिर सिजेरियन या सी सेक्शन होता है मैम? जनरली कुछ एज के बाद नेचुरल लेबर के लिए ये जो बॉडी सपोर्ट करता है हाँ। वो कम हो जाता है। तो इसलिए इस प्रकार के पेशेंट्स जो होते हैं उसमें हम प्रिफर करते हैं कि डिलीवरी सी सेक्शन से किया जाए। उसके और भी कई कारण हैं क्योंकि ये प्रेगनेंसी लो रिस्क या सिंपल नहीं होती है। इस प्रेगनेंसी के साथ और भी दिक्कतें होती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर आना, डायबिटीज़ डेवलप होना, प्रेगनेंसी के दरमियान बच्चे का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होना और उनका ग्रोथ प्रॉपर होना, वो सब देखना पड़ता है। तो कुछ कंडीशंस होती है जिसकी वजह से हम टाइमली उनका डिलीवरी सी सेक्शन के द्वारा करवाते हैं। लेकिन ये इंडिविजुअल चॉइस है, वो हर कंसल्टेंट अपने पेशेंट का जो उनका बॉडी प्रोफाइल है वो देख के डिसाइड कर सकता है। ओके, ये तो हमने फीमेल की बात की मैम। क्या एज के फैक्टर को हम देखें एक मेल की नज़रिए से या एक मेल के लिए, तो बढ़ती एज के साथ उनके स्पर्म काउंट या उनके प्रोडक्शन में कमी आती है? मेल काउंट, मेल स्पर्म काउंट में एज के साथ कोई संबंध नहीं है। ओह, मेल काउंट जो मेल में जो स्पर्म काउंट है वो एज के साथ डाउन नहीं होते हैं। फिजियोलॉजिक ऐसी है कि जो फीमेल है उसको बर्थ के साथ एक फिक्स अमाउंट ऑफ एग्स मिलते हैं, दैट इज़ अराउंड 3 to 5 मिलियन। ओके। फिर जैसे जैसे वो मिनार्की की ओर पहुंचते हैं, हाँ जी। मिनार्की मतलब जो मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है वो एज में, तब उनके पास 25,000 का रिजर्व रहता है एग्स का। और हर महीने जब ओव्यूलेट होते हैं तो बाकी के एग्स ऐसे ही वेस्ट होते हैं और पूरी लाइफ में वो 400 एग्स रिलीज़ करती है हर महीने एक, और उनकी पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में वो 400 एग्स रिलीज़ करती है। तो ये एक फिक्स रिजर्व है जो बाय बर्थ मिला है, उसमें से कुछ यूज़ होता है, कुछ वेस्टेज होता है। मेल के केस में ऐसा नहीं है,
स्पर्म प्रोडक्शन ऑनगोइंग रहता है और एज के साथ कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। हाँ, एसोसिएटेड कोई फैक्टर्स है जैसे कि डायबिटीज़ है, हाँ। ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा हैबिट्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको है, तो वो जैसे जैसे एज जाती है वो सारी जो हैबिट्स है उसका कंबाइंड इफेक्ट रह के स्पर्म काउंट लो हो सकता है। ओके, हमने फर्टिलिटी की बात की, प्रेगनेंसी की बात की। एक टॉपिक के बारे में मैं जानना चाहूँगी मैम, और कि ये आफ्टर डिलीवरी जो न्यूली जो मदर होती है उनको जो डिप्रेशन हो जाता है, ये इसका क्या रीज़न होता है जो बहुतायत देखने को मिलता है, इसके बारे में बताइए। पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो फीमेल्स में पोस्ट डिलीवरी देखा जाता है हाँ उसके जी। काफ़ी रीजंस है, जैसे कि एक पूरा बर्थ प्रोसेस में से पसार होना, 9 मंथ्स की जर्नी जिसमें 9 मंथ्स तक बेबी को कैरी किया है, उसके बाद जो डिलीवरी का प्रोसेस है और उसके बाद का जो स्लीपलेस नाइट्स है बच्चे के साथ जो केयर करना है, क्योंकि वो अब खुद भी एक लेबर प्रोसेस में से निकली हुई है, हाँ। तो उनका बॉडी भी खुद एक ट्रोमा में से बाहर निकल रहा है और साथ में ही एक न्यूबॉर्न की केयर करनी है, तो बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल बर्डन रहता है फीमेल के ऊपर। तो ये एक रीज़न होता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन का। और दूसरी चीज़ फैमिली सपोर्ट अगर कम रहता है तो ऐसे पेशेंट्स में पोस्टमार्टम डिप्रेशन बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। कुछ जैसे कि कैरियर ओरिएंटेड गर्ल्स होती है तो ये सारी चीज़ें थोड़े समय के लिए रुक जाती है, हाँ। तो ये सारी चीज़ें कंबाइंड इफेक्ट करती है और पोस्टमार्टम डिप्रेशन देखने को मिलता है। अगर ये दरमियान प्रॉपर काउंसलिंग किया जाए, फैमिली सपोर्ट, टेंडर लव एंड केयर के साथ उनको बच्चे को भी केयर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाए, और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसमें अगर एक्सट्रीम लग रहा है तो साइकेट्रिस्ट का भी हेल्प लेना ज़रूरी रहता है, तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ओके, ये तो हमने एक फीमेल मेल कपल की बात करी। अगर हम बात करें मैम LGBTQ प्रेगनेंसी को लेकर, तो हमारे भारत में क्या इस कम्युनिटी से जुड़े लोग की प्रेगनेंसी संभव है, या क्या स्तर चल रहा है इसका? देखो, इसमें लीगलिटीज़ ये कहती है कि फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी अचीव कर सकती है बीइंग अ सिंगल मदर। वो एक सिंगल मदर की तरह डोनर स्पर्म के द्वारा शी कैन रिक्वेस्ट टू ART बैंक, शी कैन गेट डोनर स्पर्म, और वो डोनर स्पर्म के द्वारा प्रेग्नेंट हो सकती है। और दूसरा है कि एक सिंगल लेडी है, अगर उसके पास कोई और इश्यू, फिजिकल इश्यू है जैसे कि यूट्रस नहीं है या कुछ भी, तो वो सरोगसी के द्वारा अपने एग्स के द्वारा और डोनर स्पर्म के द्वारा प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। लेकिन सिंगल मेल कैन नॉट अचीव प्रेगनेंसी वाया एनी मेथड। तो ART लीगलिटीज हमारी ये बताती है कि सिंगल वुमन कैन बिकम मदर with the help of ART. ART is assisted reproductive techniques, but male cannot become father with any of this method. सरोगेसी के थ्रू भी नहीं हो सकता? नहीं हो सकती है। और कुछ ऐसी टिप्स या कुछ कपल्स को आप ऐसा कुछ एडवाइस करना चाहेंगे मैम, फर्टिलिटी का जब वो शुरू लाइक बेबी प्लान करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी एडवाइस जो आपने बहुत कॉमनली अपने क्लाइंट्स में देखी है, पेशेंट्स में देखी है, कि आजकल के कपल्स में ये एक चीज़ मिसिंग है, या ये चीज़ अगर का वो ध्यान रखेंगे ना तो बहुत हद तक चीज़ें अच्छी होंगी, तो एक ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहो कपल्स को? मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो अपने बॉडी को 3 महीने से 6 महीने का समय दो प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए। अगर 6 महीने में भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि फर्टिलिटी लेवल्स कैसे हैं। और एक चीज़ कि जब ये जर्नी में से पसार हो रहे हैं तब एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम प्रेगनेंसी अचीव कर रहे हैं मतलब एक न्यू लाइफ ला रहे हैं, तो उसके लिए फीमेल के बॉडी को एक डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, डाइट में, एक्सरसाइज में, रूटीन लाइफस्टाइल में। तो ये एक मेरा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जब भी कोई फीमेल प्रेगनेंसी के लिए सोच रही है
तो उसको अपने बॉडी को उस तरीके से प्रिपेयर करना है विथ गुड डाइट, विथ सम फॉलिक एसिड मेडिसिन्स एंड गुड हेल्दी लाइफस्टाइल एंड डेफिनेटली पॉजिटिव थिंकिंग। और उसके बाद अगर 6 महीने के बाद, 12 महीने के बाद नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट डॉक्टर एंड यू शुड डिस्कस कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे सॉल्व किया जाए। बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, हर पेशेंट को सेम ट्रीटमेंट नहीं होती है, हर पेशेंट के बॉडी प्रोफाइल को देख के अलग ट्रीटमेंट होती है, उनका फर्टिलिटी जर्नी अलग रहता है। तो नेवर कंपेयर विथ अदर कपल। कंपेयर नहीं करना है कि इनका इतने साल में हो गया, मेरा इतना महीने में हो गया, इनका ये ट्रीटमेंट था। आपका बॉडी, आपके रिपोर्ट्स, आपका प्रोफाइल कम्प्लीटली डिफरेंट है, और जो एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं उस हिसाब से फॉलो करें तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन कंपेयर नहीं करना है ये जर्नी में। दूसरा, बहुत कॉमनली हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी कपल ट्राई कर रहा है प्रेगनेंसी के लिए, तब भी से रेस्ट शुरू हो जाता है। दे स्टॉप डूइंग जिम, दे स्टॉप डूइंग एक्टिविटीज़, क्योंकि दे आर प्लानिंग प्रेगनेंसी। मेरा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि प्रेगनेंसी जब प्लान कर रहे हो, डू गुड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से फर्टिलिटी इम्प्रूव होता है और डेफिनेटली कंसीव होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो नेवर स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम एनी ऑफ द एक्टिविटीज़ व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी। इवन फैमिली मेम्बर्स भी को भी ये मैसेज है कि रेस्ट नहीं कराना है। प्रेगनेंसी इज़ नॉट डिजीज़, प्रेगनेंसी इज़ समथिंग टू एन्जॉय द प्रोसेस। तो उसमें कहीं रेस्ट नहीं करना है, अनलेस आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, कुछ मेडिकल कंडीशन है और रेस्ट करने के लिए बोला है। अदरवाइज प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, प्रेगनेंसी के दरमियान, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दरमियान कहीं पे भी कोई रेस्ट की एडवाइस नहीं है। तो आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ करो, जॉब कर रहे हो जॉब करो, वर्कआउट करो, रूटीन लाइफ एंजॉय करो, आउटिंग करो, वेकेशन करो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपके कंसल्टेंट जैसे एडवाइस कर रहे हैं उसको फॉलो करो। आपने ये रेस्ट वाली बात की ना, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया मैम कि कब डिलीवरी की कितने टाइम पहले तक या कब तक एक प्रेग्नेंट लेडी काम कर सकती है? जब तक उसका बॉडी अलाउ करे। इवन द डे ऑफ द डिलीवरी यस यस, शी कैन वर्क। वो कर सकती है? कर सकती है। देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन फॉर, मैंने बताया वैसे प्रेगनेंसी इज़ नॉट डिजीज़ एट ऑल। यस। तो जितना फीमेल वर्किंग है, जितना वो मेंटली जॉयफुल और इन्जॉय कर रही है प्रेगनेंसी को, उतना उनके लिए और बेबी के लिए अच्छा रहता है। तो प्रेगनेंसी में रेस्ट, हाँ, ट्रैवलिंग वगैरह के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि 34 वीक्स के बाद हम ज़्यादा ट्रैवलिंग के लिए मना करते हैं। लंबा डिस्टेंस ट्रैवलिंग मना करते हैं, लेकिन वर्क है डेफिनेटली आप कर सकते हो। देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, जब तक बॉडी बोलता है आप कर सकते हो। एंड आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, कितने दिन का रेस्ट, वो उतना रेस्ट मैंडेटरी होना ही चाहिए एक फीमेल के लिए? आफ्टर डिलीवरी जनरली 6 वीक्स, कोई भी आप कोई भी प्रोसेस में से पास होते हो मेडिकल कंडीशन में से, जी। तो बॉडी रिकवरी के लिए 6 वीक्स डिमांड करता है, ओके। फिजिकली, मेंटली, एवरीथिंग। तो 6 वीक्स का एक रेस्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन बॉडी डिमांड्स सम काइंड ऑफ पीस, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि रेस्ट करना है। शी कैन डू हर वर्क। अगर नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन है, जितना बॉडी का स्टेमिना है दे कैन स्टार्ट वर्क। लेकिन जिम, एक्सरसाइज या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हम जनरली 1.5 महीने के बाद एडवाइस करते हैं, लेकिन उसके पहले भी वो अपना और बेबी का खुद का काम भी कर सकती है और अपना रूटीन घर का भी मैनेज कर सकती है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आपने आज हमें बहुत बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो एक तो जो कपल्स ट्राई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। दूसरी चीज़, जो आज के यंग बच्चे हैं जो सिर्फ सेफ सेक्स की बातें प्रेगनेंसी से बचने के लिए, कि हाँ सेफ सेक्स इम्पॉर्टेंट है कि बस उससे प्रेगनेंसी ना हो, नहीं, सेफ सेक्स इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्फेक्शंस का खतरा रहता है, बहुत सारी चीज़ों का खतरा रहता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका भी थैंक यू पूजा जी कि इस प्लेटफॉर्म पे हमने ये डिस्कस किया और इससे काफ़ी लोगों को एक बेनिफिट भी होगा। और हमेशा मेरा मैसेज रहता है कि यूज़ राइट इन्फॉर्मेशन एंड फॉलो सेफ प्रैक्टिसेस। थैंक यू मैम। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आज की बातचीत से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर इंडिया विद
पूजा को।